नमस्कार मित्रों, धर्म मीमांसा में आप सबका स्वागत है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। मित्रों, आज का जो विषय है वो अभी तक जो मुख्य विषय चल रहा था उससे हटकर एक तात्कालिक तौर पर एक बहुत महत्वपूर्ण विषय शासन के स्तर पर और देश में शिक्षा संस्थाओं के स्तर पर उभर आया है, उस पर चर्चा आवश्यक हो रही। जो नई शिक्षा नीति भारत सरकार ने बनाई है उसमें उन्होंने इंडियन नॉलेज सिस्टम इसके लिए एक स्थान रखा है। अब सरकार ने स्थान रखा है तो जाहिर है कि जितनी सरकारी संस्थाएं हैं, और हमारे यहाँ संपूर्ण शिक्षा विभाग ही सरकारी है। कब से सरकारी है? 1947 के बाद से सरकारी है। उसके पहले जो हिंदू राज्य होते थे उसमें तो कभी भी शिक्षा पर सरकार का नियंत्रण नहीं होता था, और ब्रिटिश शासन ने शिक्षा विभाग खोला भी था तो मुख्यतः प्राथमिक स्कूलों आदि के लिए खोल तो दिया था, लेकिन हाई स्कूल और कॉलेज भी खोले थे, लेकिन कम से कम मानविकी विद्याओं में जैसे हिंदी भाषा है, संस्कृत है, इनकी पढ़ाई में अंग्रेज अधिकारियों का कोई भी ऐसा हस्तक्षेप नहीं होता था कि उसका पाठ्यक्रम वो तय करें। वो प्रायः भारत के ही अपने परंपरागत विद्वानों से कह देते थे कि आप लोग पाठ्यक्रम बनाएं। तो विशेषकर हिंदी साहित्य में, संस्कृत साहित्य में, और फिर जो समाज विज्ञान आदि के, राजनीति आदि के उस समय अलग से विभाग तो ज्यादा सशक्त नहीं हुए थे, अंग्रेजी में ही चल रहे थे, पॉलिटिकल साइंस आदि का, लेकिन फिर भी भारतीय शास्त्रों का ज्ञान सामान्यतः है उस समय के विद्वानों को होता था, परंपरा से चला आया था। तो इसलिए वहां की स्थिति इतनी विकट नहीं थी जितनी 15 अगस्त 1947 के बाद विश्वविद्यालयों की स्थिति विकट हो गई। उसमें क्या हुआ कि शिक्षा को मान लिया गया कि वो सरकार का एक विभाग है, और ये प्रेरणा कहां से ली गई? ये प्रेरणा ली गई सोवियत संघ से। तो शिक्षा के प्रति दृष्टि किसी समाज अथवा राज्य की जो बनती है वो इस बात की द्योतक होती है कि वो राज्यकर्ता अथवा उस समाज के प्रबुद्ध लोग, सबल लोग, प्रबल लोग समाज के विषय में क्या धारणा रखते हैं। तो उस समय जवाहरलाल नेहरू और सोशलिस्ट कम्युनिस्ट झुकाव वाले सभी कांग्रेसी नेताओं ने सोवियत संघ को आदर्श मान लिया कि ये कोई एक नया समाज बन रहा है दुनिया में, और उसके लिए बहुत सारे एपिथेट्स, बहुत सी उपाधियां, बहुत से विशेषण भी रच लिए गए। नया समाज बनाना है, शोषण मुक्त समाज बनाना है, आदि इत्यादि। तो उसमें यह माना गया कि जो शासन है और जो शासन करता है वो बिल्कुल नए हैं, वो नई चीज हैं, वो अपने समाज का सामान्य अंग नहीं है, और इसलिए वो नया समाज बनाएंगे अपनी इच्छा के अनुसार। ये प्रेरणा मूलतः एक यूरोपीय ईसाई बुद्धि की प्रेरणा है। यूरोप में जो ईसाई लोग थे उन्होंने सबसे पहले तो चर्च के रूप में कंट्रोल करने का एक तंत्र विकसित किया कि चर्च का पादरी और चर्च के प्रमुख लोग जो चाहें समाज को वैसे चलना चाहिए। खाना पीना, रहना सहना, पढ़ना लिखना, दाम्पत्य जीवन, गृहस्थ जीवन, स्त्रियों के साथ क्या व्यवहार हो, लोगों के साथ क्या व्यवहार हो, किस अपराध में क्या दंड हो, ये सब चर्च तय करेगा, ये था। उस तय करने के आधार पे वो जबरदस्ती किया गया था, कोई समाज की स्वीकृति से तो किया नहीं गया था, और फिर उसके द्वारा समाज पर इतने अधिक अत्याचार हुए, विशेषकर स्त्रियों के अत्याचार पर आपने प्रोफेसर कुसुमलता केडिया जी के वीडियो या हम लोगों के पुस्तकों के द्वारा जान ही लिया होगा। स्त्रियों का जीवन और मनुष्यों का जीवन इतना दूभर हो गया कि उसके विरुद्ध वहां के लोग सजग हुए, और जब दुनिया की जानकारी प्राप्त हुई कि ऐसा नहीं है कि सारी दुनिया में यही चलता है, तो उन्होंने नए विचार शुरू किए। उसमें से एक विचार तो आया लोकतंत्र वाला, यानी ये कि भाई समाज को भी थोड़ी, समाज के सामान्य लोगों को भी थोड़ा मौका दो विचार करने का, वो है लोकतंत्र। और एक दूसरा विचार आया सोशलिस्ट की, राज्यकर्ता जो है वो तय करेगा
कि समाज में क्या पढ़ा जाए, क्या पढ़ाया जाए, क्या सोचा जाए, लोगों का बुद्धि कैसे चले, मन कैसे चले, उसमें पूरा नियंत्रण शासक का हो। ये वो एक दृष्टि थी। तो सोवियत संघ में इसीलिए उद्योग, व्यापार, वाणिज्य, मनोरंजन, दाम्पत्य जीवन, गृहस्थ जीवन, उन सब पर नियंत्रण शासन का हो गया, यानी कम्युनिस्ट पार्टी का हो गया मुख्यतः। और शिक्षा तो स्वाभाविक है शासन के ही नियंत्रण में रही। तो जवाहरलाल नेहरू ने भी वही ढांचा लिया। तो यहाँ अंग्रेजों के द्वारा चलाए गए शिक्षा विभाग को और फैलाया गया और उसमें पूरी तरह शासक दल का नियंत्रण हो गया, खासतौर से मानविकी विद्याओं में, जिन्हें ह्यूमैनिटीज कहते हैं। तो भाषा कैसे पढ़ाई जाए, व्याकरण कैसे पढ़ाया जाए, कौन सी कविताएं पढ़ाई जाएं, कौन सी कहानियां पढ़ाई जाएं, किस प्रकार के कहानी का उपन्यास आदि को सरकार प्रोत्साहन दे, मानविकी विद्याओं में राजनीति शास्त्र, समाज शास्त्र, दर्शन शास्त्र, वित्त शास्त्र आदि किस सिद्धांत पर पढ़ाया जाए, ये सब शासन तय करने लगा। और शासक लोग चूंकि लंदन पलट थे, उन्होंने ज्यादातर बपतिस्मा लिया था कैम्ब्रिज या ऑक्सफोर्ड में, इनर टेम्पल में, उनके भीतरी जो गर्भगृह होता है उनका, एक पादरियों का। हर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी हो चाहे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी हो, जो भी हो, उसमें एक चर्च का टेम्पल होता है। टेम्पल का अर्थ होता है चर्च का गर्भगृह या चर्च का अंतरंग गृह, जहां बपतिस्मा दिया जाता है। तो सब उसमें दीक्षित थे। तो उन लोगों के मन में यह था कि ज्ञान का स्रोत तो यूरोप ही है अब वर्तमान में, लेकिन अपने समाज के संस्कार भी थे, तो यहाँ ये भी चाहते थे कि कुछ चलने दिया जाए। एक उसमें से जो ज्यादा चतुर थे, उन्होंने सोचा कि भारत में तो थोड़ा भारतीयता की बात ही करनी ठीक है। तो गांधी जी उसमें सबसे चतुर थे, तो वो हिंदू धर्म, सनातन धर्म, भारत की भी बात करते रहे। लेकिन शिक्षा में सनातन धर्म के, जो कि मानव धर्म है, उसके आधारभूत सिद्धांत और तत्वज्ञान पढ़ाया जाए। भारत की अपनी एक विशाल ज्ञान परंपरा रही है, यहाँ इतने अकूत शास्त्र रहे हैं हर अनुशासन के, उनका ज्ञान बच्चों को दिया जाए। ये नई शिक्षा नीति में कहीं कोई जगह नहीं रही। 1947 से यही नीति चलती रही। तो जो वर्तमान मोदी सरकार आई है, वो इस दृष्टि से हिंदू समाज और हिंदू धर्म के लिए अपेक्षाकृत अनुकूल है कि उन्होंने कहा कि भाई एक इंडियन नॉलेज सिस्टम भी पढ़ाएंगे हम। ये पहले की तुलना में एक अच्छी प्रगति हुई है, लेकिन इसको अच्छी तरह जानना चाहिए कि इसका अर्थ क्या है और इसकी संभावनाएं क्या हैं। तो कहते हैं कि कोई भी स्थिति हो, कोई अगर कुछ ठीक ठाक करना है, कोई चीज गड़बड़ सी है, उपचार करना है, तो पहले निदान करना होता है कि है क्या। तो पहले तो ये जान लें कि जो शिक्षा चली, जैसे भारत इतना, मुख्यतः भारत तो हिंदू राष्ट्र है, हिंदू समाज है, ये सर्वविदित है, सारा विश्व जानता है, सिवाय कुछ यहाँ के लंपट लोग क्या बोलते हैं उसका कोई महत्व नहीं है। तो ये समाज जो है हिंदू समाज, इसकी इतनी विशाल ज्ञान राशि है, इतनी अटूट ज्ञान परंपरा है, इतनी महान ज्ञान परंपरा है, वो शिक्षा जगत से अचानक गायब क्यों हो गई। आधुनिक शिक्षित मनुष्य अधिकांशतः, अगर वो अलग से विशेष परिश्रम नहीं करते, बहुत प्रतिभाशाली नहीं है, तो भारत की ज्ञान परंपरा से रहित क्यों होता है, प्रायः उसके विषय में कुछ भी नहीं जानता। ऐसा क्यों है? तो पहले इसको समझना चाहिए, पहले इसकी चर्चा कर लें, तब यह संभव होगा कि भारतीय ज्ञान परंपरा भारत के शिक्षितों में फिर से कैसे आए, इस पर विचार करें। तो ऐसा इसलिए है कि यूरोप की नकल में, विशेषकर पूर्वी यूरोप यानी सोवियत संघ और समाजवादी ढांचे की नकल में, जवाहरलाल नेहरू ने सोचा कि जो शासित लोग हैं, जो प्रजा है, जिन पे हमें नियंत्रण करना है, उनके मन और बुद्धि पर अगर पूर्ण नियंत्रण नहीं रहेगा तो शासन टिकाऊ नहीं होगा। तो इसलिए इनको क्या पढ़ाया जाए ये हम तय करेंगे। इसके लिए सरकारी शिक्षा विभाग बनाए गए, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय भी। और उसमें फिर क्या पढ़ाया जाए, तो ये जो नेताजी का जो भी संस्कार थे, शासकों के, नेहरू के, दूसरे लोगों के, उसी को उन्होंने चूंकि यूरोप की पढ़ाई कर रखी थी, अंग्रेजी साहित्य पढ़ रखा था, अंग्रेजी फिलॉसफी की पुस्तकें पढ़ रखी थी, अंग्रेजी साइकोलॉजी पढ़ रखी थी, अंग्रेजी सोशियोलॉजी पढ़ रखी थी, अंग्रेजी पॉलिटिकल साइंस पढ़ रखी थी। तो भारत में स्वाभाविक रूप से सोशल साइंसेज में, पॉलिटिकल साइंस में, इकोनॉमिक्स में, साइकोलॉजी में, फिलॉसफी में
वही पढ़ाया जाने लगा, माना जाने लगा कि और क्या पढ़ाया जाएगा, यही तो पढ़ाया जाएगा, आधुनिक ज्ञान तो यही है। अब चूंकि ये आधुनिक ज्ञान यूरोप में जो था वो कोई ज्ञान तो था नहीं, वो तो पहले चर्च भी क्या था, चर्च माने अगर उसे हम भारी भरकम शब्दों से परे जाकर देखें तो क्या था, थोड़े से जिसे कहेंगे जबरा लोग, आप चाहें तो उनको गुंडा कहें, अपराधी कहें, दुस्साहसी कहें, दबंग कहें, थोड़े से जबरा लोग अचानक स्वयं को कहने लगे कि हमको भगवान ने ये शक्ति दी है, गॉड से हमारा करार है, वगैरह वगैरह। और फिर वो जबरन समाज को बताने लगे कि तुम बस ये पढ़ो, ये ना पढ़ो, हम तुम्हारा कंट्रोल होगा, बाइबिल पढ़ो और कुछ मत पढ़ो, बाइबिल भी के लेटी ना पढ़े, पहले रॉयल फैमिलीज पढ़ें और प्रीस्ट पढ़े, वगैरह वगैरह। तो ये क्या है, जैसे जबरन लोगों को नियंत्रित कर लेना, कंट्रोल कर लेना, और उनको वो पढ़ाना जो हम चाहते हैं। तो इस प्रकार शिक्षा वहां क्या हो गई, एक तरह का प्रोपेगेंडा हो गई। शिक्षा का प्रयोजन ज्ञान नहीं हुआ। यह अलग बात है कि विज्ञान के क्षेत्र में चूंकि उनको संसार का परिचय हुआ, फिर लगा कि अरे दुनिया तो विज्ञान में बहुत आगे है, भारत जैसे देश तो बहुत ही आगे थे, यहाँ तरह तरह का विज्ञान की इतनी विकसित स्थिति थी। चिकित्सा का उन्होंने देखा कि यहाँ सुश्रुत के समय शल्य चिकित्सा, यानी अत्यंत प्राचीन काल से शल्य चिकित्सा का ज्ञान है, आयुर्वेद का ज्ञान है, जड़ी बूटियों का ज्ञान है, शरीर के अंग प्रत्यंगों का ज्ञान है, किस अंग में किस चीज का प्रभाव पड़ता है, कौन चीज उसे शक्तिशाली बनाती है, कौन कमजोर करती है, रोगों के विषय में जानकारी है, ये सब देखा। तो इससे प्रेरणा लेके अपना ही कुछ विकसित करने की भी कोशिश की, लेकिन साइंस में उन्होंने सोचा कि अगर विकसित करना है तो इसमें तो भाई सत्य का आश्रय लेना पड़ेगा, नहीं तो कैसे, सफल ही नहीं होंगे, उसमें गप तो नहीं चलेगी। आप जबरन कह दें कि लोहे का गुण वो है जो सोने का है, या कुछ भी और कह दें, है ना, और पानी और पारा एक ही चीज है, या अमुक रसायन हो चाहे दूसरा रसायन हो, दोनों एक ही हैं, दोनों बस गॉड का नाम ले लो तो सब एक पवित्र हो जाएंगे, ऐसे कोई फालतू बातें कर दें तो विज्ञान की प्रगति नहीं होगी। तो इसलिए विज्ञान में तो उन्होंने वैज्ञानिकों को खोज की अनुमति दी, शासकों ने, क्योंकि शासकों का नियंत्रण था कि भाई तुम करो, हमको रिजल्ट चाहिए, तो रिजल्ट तो वहां सत्य से ही मिलेगा। लेकिन समाज के क्षेत्र में सत्य का आग्रह नहीं रखा, वहां तो यह है कि लोगों के मन को नियंत्रित करना है, तो प्रोपेगेंडा। तो ह्यूमैनिटीज में नॉलेज के रूप में केवल प्रोपेगेंडा। वो प्रोपेगेंडा किसका, शासक या शासक के प्रिय कोई बड़े विद्वान हैं, कोई साहब उन्होंने कहता हम सोशियोलॉजी, सारे विद्वान ह्यूमैनिटीज में जो आप यूरोप के देखेंगे, ऐसा कई बार अन्यत्र भी चर्चा हो चुकी है, तो वो पिछले 150 वर्षों के हैं। तो इकोनॉमिक्स कौन सी पढ़ाई जाए, जो हमको हमारे काम के इकोनॉमिक्स के विद्वान हैं उनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कह दिया, है ना, प्रॉफिट्स ऑफ इकोनॉमिक्स कह दिया, कुछ भी कह दिया, यही इकोनॉमिक्स के दिग्गज हैं, ये सोशियोलॉजी के दिग्गज हैं, ये इकोनॉमिक्स के दिग्गज हैं, फादर हैं, ये फिलॉसफी के दिग्गज हैं, किन्हीं को कह दिया, वही सबको पढ़ाओ। जो शासन को पसंद था, शासकों को पसंद था, या जो स्वयं कोई उस समय के अभिजन वर्ग को, प्रबुद्ध वर्ग को अच्छे लगे, अनुकूल लगे, लगा या प्रभावशाली लगे। तो ज्ञान का उद्देश्य क्या था, अपने प्रिय लोगों के विचारों का प्रोपेगेंडा। ह्यूमैनिटीज का की जो भी राइटिंग है यूरोप में, हिस्ट्री के नाम से भी वही हुआ। तो क्या है, इसको प्रोफेसर कुसुमलता केडिया जी ने तो सदा ही बहुत अच्छे शब्दों में कहा है कि पॉलिटिकल एजेंडा बेस्ड प्रोपेगेंडा है ना, एजेंडा बेस्ड प्रोपेगेंडा ही वहां ह्यूमैनिटीज में शिक्षा का प्रयोजन है। यही चल रहा था। बाद में लोकतंत्र के नाम से उन्होंने थोड़ी छूट दी, थोड़ा सा अवकाश दिया, जब विज्ञान की नई खोजें हुई, खासतौर से क्वांटम फिजिक्स की, तो उसमें पता चला, जब लॉ ऑफ एंट्रोपी आया, अर्थात आप कितना ज्यादा, जितना ज्यादा ऑर्डर करने की कोशिश करेंगे उतना ही केओस फैलेगा, और ये पता चला कि जो मूल कण हैं पदार्थ के, उनमें चेतना भी है, चेतन तरंग कणिकाएं हैं, चेतना की तरंगें हैं, पदार्थों के भीतर से चेतन तरंगें निकलती हैं, तरंग कणिकाएं हैं, वो कभी कण बन जाते हैं, कभी तरंग बन जाते हैं, यानी इतनी ज्यादा अगर अणु तक में, मूल द्रव्य तक में चेतना है, तो मनुष्य में तो चेतना रहेगी ही, तो मनुष्य को पूरी तरह नियंत्रित नहीं किया जा सकता। जब से ये विचार आया तो लोकतंत्र के नाम पे उन्होंने थोड़ा स्पेस दिया, लेकिन कंट्रोल तो अभिजनों का, शासकों का ही रखा। लेकिन ईस्टर्न यूरोप में, सोवियत संघ में तो वो भी नहीं था, और जवाहरलाल सोवियत संघ से प्रभावित थे, तो यहाँ तो पूरी तरह यह विश्वास हुआ कि हमारे जो लोग हैं
उनको हम ह्यूमैनिटीज में प्रोपेगेंडा के लिए भर्ती करेंगे। नतीजा ये है कि बड़े बड़े जो विभागाध्यक्ष बनाए गए या आकाशवाणी में, दूरदर्शन में, संचार माध्यमों में बड़े बड़े सेठों ने भी जो अखबार चलाए शासकों की अनुमति से, उनमें जो संपादक रखे गए वो सब जरूरी था कि सोशलिस्ट या कम्युनिस्ट हो। इस प्रकार ज्ञान के अधिष्ठानों में और सूचना और प्रसारण के भी अधिष्ठानों में जो लोग उच्च पदों पर रखे गए वो या तो सोशलिस्ट होते थे या कम्युनिस्ट होते थे, यानी कांग्रेस कांग्रेस सोशलिस्ट, कांग्रेस कम्युनिस्ट या कम्युनिस्ट पार्टी के समर्थक, इस तरह के होते थे। अब जब ये धारा चली तो फिर ये भी हुआ कि सोशलिज्म में ही या कम्युनिज्म में ही जो बहुत मेधावी होंगे, जो थोड़ा स्वतंत्र चेता होंगे, उनको तो नेताजी की चापलूसी उतनी उनसे बनेगी ही नहीं। तो सोशलिस्ट कम्युनिस्टों में भी जो नेता का प्रिय हो, जो चापलूसी कर सके, जो स्तुति कर सके, चाटुकारिता कर सके, उसको नियुक्त मिली। इसीलिए हम देखते हैं कि जो ज्यादा मेधावी सोशलिस्ट या कम्युनिस्ट हुए, उसको कम्युनिस्टों या सोशलिस्टों ने शासन में कोई स्थान नहीं दिया, संगठन में भी नहीं दिया, कम्युनिस्ट पार्टी में भी नहीं दिया। कम्युनिस्ट पार्टी का मैं अकेले जैसे दिल्ली का बताता हूँ, तो दिल्ली में हमारे 3 मित्र थे जो उस समय कम्युनिस्ट फेडरेशन, जो स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया है, उसके छात्र नेता थे। राकेश भारद्वाज और मधुकिश्वर जो अभी भी हैं, और ओंकार मित्तल, डॉक्टर ओंकार मित्तल, 3 उदाहरण देते हैं, ऐसे और बहुत से हैं। क्योंकि ये लोग मेधावी थे तो इनको पार्टी के डिसिप्लिन में बांधा नहीं जा सकता था, तो इनको उस तरह की कोई दायित्व तो नहीं दिए गए जैसे कुछ अन्य लोगों को दिए गए। नतीजा ये है कि ये सब लोग अंत में भारतीयतावादी हो गए अपनी प्रतिभा के कारण। मधुकिश्वर भी आजकल भारतीयतावादी हैं, ओंकार मित्तल भी हैं, और राकेश भारद्वाज की तो मृत्यु हो गई। तो वो पार्टी डिसिप्लिन, पार्टी अनुशासन, पार्टी प्रोपेगेंडा के प्रति समर्पण भाव से मुक्त हो जाता है जो ज्यादा मेधावी होता है, तो उसको जगह नहीं मिली। तो विश्वविद्यालयों के मानविकी विभागों में सूचना प्रसारण के जो सरकारी संसाधन है, आकाशवाणी, दूरदर्शन आदि, और सरकारी नेताओं की अनुमति से जो बड़े बड़े पूंजीपति लोग अखबार निकालते थे, उनके संपादक पदों पे सब पे 3 तरह के लोग ही भर्ती किए जाते थे, जो या तो कम्युनिस्ट हों, या कांग्रेस झुकाव वाले कम्युनिस्ट हों, कांग्रेस सोशलिस्ट हों, या सोशलिस्ट झुकाव के हों थोड़े, लेकिन वो लोहिया के अनुयायी नहीं हो। तो ऐसे लोगों को ही पद मिला। क्यों? क्योंकि प्रयोजन क्या है? मानविकी विद्याओं में शिक्षा का प्रयोजन था प्रोपेगेंडा, कम्युनिज्म का, सोशलिज्म का, यूरोपीय विचारों का प्रोपेगेंडा। तो प्रोपेगेंडा के लिए शिक्षा दी जा रही है। तो ये जो सारा ढांचा बना, ये कैसा बना? ये ढांचा जो है वो स्टेट के जो ऑफिस बियर्स हैं, स्टेट को कंट्रोल करने वाले जो नेता हैं, उनके द्वारा इच्छित विचारों का प्रोपेगेंडा किया जाए इन अनुशासनों के माध्यम से। समाज शास्त्र, राजनीति शास्त्र, वित्त शास्त्र, हिंदी साहित्य, संस्कृत साहित्य, अंग्रेजी साहित्य आदि आदि के माध्यम से इनका ही प्रचार किया जाए। इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम ये हुआ कि यद्यपि सोशलिज्म और कम्युनिज्म दोनों अंतरराष्ट्रीय विचार हैं, मतलब अनेक देशों में इन विचारों के लोग हैं, लेकिन इनकी मूल भूमि यूरोप है। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी भी यूरोपीय सोशलिस्ट धारा में, उनके इतिहास में, उनके वर्तमान में, अथवा यूरोपीय कम्युनिस्ट धारा में कहीं भी भारत के किसी कम्युनिस्ट या सोशलिस्ट का कोई नाम नहीं है, ना उनको कोई विचारक माना जाता। यानी जो कम्युनिज्म की का विश्व इतिहास है उसमें किसी भारतीय नेता को कम्युनिस्ट विचारक नहीं माना जाता। जो सोशलिज्म का विश्व इतिहास है उसमें किसी भी भारतीय सोशलिस्ट नेता को सोशलिज्म का विचारक नहीं माना जाता है। जो सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट सोशियोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस है उसमें कहीं भी भारत के किसी प्रोफेसर या विचारक का नाम ही नहीं है, वो कुछ नहीं। तो आप जाहिर है कि उसमें बहुत ही हीन दशा में रहे, लेकिन फिर भी शायद राज्य से टुकड़े मिलते थे, शासकों से कुछ पद प्रतिष्ठा मिलती थी, इनाम मिलता था। तो भारत में बहुत बड़ी बौद्धिकों की, यानी संपादकों और प्रोफेसरों आदि की संख्या हो गई, जो कोई सोशलिस्ट था, कोई कम्युनिस्ट था, कोई कुछ और था। बाद में फिर इसी में कोई इंग्लैंड और अमेरिका के भी परम प्रशंसक, परम स्तुति करता ऐसे बन गए। वहीं को सेंस ऑफ अथॉरिटी जो उनका था, ज्ञान की भावना, ज्ञान के प्रमाण की भावना, यानी प्रमाण क्या है? प्रमाण वो है जो उन्होंने लिखा। तो भारत के विषय में भी प्रमाण वो है जो उन्होंने लिखा।
जो मिशनरियों ने लिखा, जो क्रिश्चियंस ने लिखा। तो अभी भी भारत के विषय में वही उदाहरण दिया जाता है कि जो फलाना अंग्रेज कंपनी का कोई कर्मचारी था, वो अंग्रेज भी कोई विद्वान नहीं थे, कोई कंपनी का कर्मचारी था, कोई यहाँ सर्वेयर था, कोई जंजीर खींचता था, चेनमैन था, कोई कंपनी के उसमें आया था, थोड़ा बंदूक अंदूक चला के भर्ती हुआ था, फिर वो फौज में धीरे धीरे उसको, चूंकि कोई व्यवस्थित अनुशासित फौज तो थी नहीं, फिर उसको कर्नल आदि बना दिया, कोई और उपाधि दे दी, साहब लीजिए वो सैन्य अधिकारी हो गया, फिर उसकी नियुक्ति हो गई, या कहीं रेजिडेंट बना दिया किसी राजा के यहाँ जासूसी करने के लिए, हिंदू राजाओं के यहाँ। फिर उसने कुछ लिखा, वहां के पंडितों से, वहां के विद्वानों से, वहां के राजा के मुख्य लोगों से पूछ पूछ कर कुछ भारत के बारे में लिखा। वही भारत में प्रमाण के रूप में पढ़ाया जाता रहा है। 78 वर्षों से इतिहास, समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र, वित्त शास्त्र और सभी मानविकी विद्याओं में, यहाँ तक कि फिलॉसफी में भी वही पढ़ाया जाता है। नतीजा क्या हुआ? नतीजा हुआ कि फिलॉसफी, जो कि वहां ज्ञान के लिए एक आधारभूत है, अपने यहाँ दर्शन शास्त्र है पर वहां फिलॉसफी है, तो फिलॉसफी में जो एक संस्था बनी, इंडियन काउंसिल फॉर फिलोसॉफिकल रिसर्च, इसी प्रकार ICSSR बनी, इंडियन काउंसिल फॉर सोशल साइंस रिसर्च, इतिहास की संस्था बनी इंडियन काउंसिल फॉर हिस्टोरिकल रिसर्च। इन सब में ऐसे लोग ही निदेशक या प्रमुख बनाए गए जो भारत के प्रति कोई श्रद्धा नहीं रखते थे, भारत के ज्ञान के प्रति विशेषकर कोई श्रद्धा नहीं रखते थे, समकालीन भारतीय नेताओं के प्रति बड़ा भक्तिभाव रखते थे, लेकिन भारत की ज्ञान परंपरा के प्रति कोई श्रद्धा नहीं रखते थे। उनको ही प्रमुख बनाया गया, और उनके विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में भी ऐसे ही लोग रखे गए जिनको भारतीय ज्ञान से कोई लेना देना नहीं है। तो इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि जो भारत के विश्वविद्यालयों में समकालीन भारतीय दर्शन के नाम से जो कुछ भी पढ़ाया जाता है, उसके लिए स्वयं पिछले शताब्दी के भारत के एक बड़े दार्शनिक यशदेव शल्ब ने लिखा है कि यहाँ जो कुछ भी पढ़ाया जाता है दर्शन शास्त्र या फिलॉसफी के नाम से, वो वस्तुतः यूरोपीय फिलॉसफी की भारतीय शाखा है। जिसको इंडियन फिलॉसफी कह के भी पढ़ाते हैं, वो यूरोपियन फिलॉसफी की इंडियन ब्रांच है। भारत के ज्ञान को बिल्कुल नहीं पढ़ाया जाता। यही बात अन्य क्षेत्रों में भी रही है ना। नतीजा ये है कि जैसे जो भी दार्शनिक शब्द ही लें आप, आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म, मोक्ष, धर्म, स्वधर्म, सामान्य धर्म, विशेष धर्म, जीवन, सत्ता, पुनर्जन्म, जगत, ईश्वर, प्रज्ञा, बुद्धि, मति, चित्त, मेधा, प्रेयस, श्रेयस, विवेक, विवेक ख्याति, पुरुषार्थ, विपर्य, प्रमाण, विकल्प, जो भी पद है ना, उनमें भारतीय जो शास्त्र हैं उसका अर्थ नहीं, अंग्रेजों ने जो कुछ बता दिया, किसी यूरोपीय विद्वान ने जो बता दिया, उसका अनुवाद पढ़ाया जाता है। नतीजा क्या है? जो भारतीय अर्थ संकेत रहे हैं शब्दों के, जो अर्थ परंपरा रही है, वो विलुप्त हो गई भारत के विश्वविद्यालयों से। और इनमें जो बड़े बड़े दिग्गज लोग भी हुए, वो कैसे हुए हैं? उन्होंने एक तो भारतीय शब्दों का अर्थांतर कर दिया, अर्थ ही बदल दिया, यूरोपीय अर्थ कर दिया, और राज्याश्रित शिक्षा तंत्र के जो विविध स्तर के अफसर हैं, उनके द्वारा सम्मान, पुरस्कार, पदोन्नति, धन लाभ, विदेश भ्रमण, तात्कालिक रूप से साहब इनकी दुनिया में प्रतिष्ठा हो रही है, ये सब दिखा के बस, यानी ज्ञान का की कसौटी क्या बनाई गई कि साहब देखिए उनका वो प्रोफेसर है, उनका प्रमोशन हो गया है, वो विदेश इतना घूम आए हैं। ज्ञान का प्रमाणीकरण, ज्ञान की कसौटी ये नहीं रही कि उनको ज्ञान है, उनको भारतीय शास्त्रों का ज्ञान है। दर्शन शास्त्र में ऐसा कोई विद्वान इन विश्वविद्यालयों में नहीं हुआ जिसके बारे में भारत में या दुनिया में कहीं भी ये माना जाता हो कि इसको भारतीय शास्त्रों का ज्ञान है। राधा कृष्णन सहित सबको पता था कि इनको कुछ ईसाइयत से प्रभावित लोग हैं ये, है ना, और भारतीय शास्त्रों का ईसाइयों को जो अच्छा लगे वैसा अर्थ कर रहे हैं सब, और उसी को महान भारतीय दार्शनिक कह दिया। तो ये बहुत हुआ है ना, ये जानना चाहिए। नतीजा ये है कि जो भारतीय शब्द परंपरा है, जो भारतीय पद परंपरा है, जो भारतीय
प्रज्ञा परंपरा है, जो भारतीय विवेक परंपरा है, जो भारतीय चिंतन परंपरा है, उसकी तो अनुपस्थिति हो गई। क्यों? क्योंकि ह्यूमैनिटीज के सभी विभागों में भर्ती का आधार था आपका सोशलिस्ट होना, कम्युनिस्ट होना, कांग्रेस सोशलिस्ट होना, और साथ ही शिक्षा मंत्री या प्रधानमंत्री या किसी बड़े नेता, मुख्यमंत्री आदि का विश्वास पात्र होना। तो नियुक्तियां वैसे ही होती थी, है ना। और ऊपर से फिर अफसरों को ज्यादा नियंत्रण दे दिया गया, तो शिक्षा सचिव जो होगा या निदेशक होंगे, डायरेक्टर्स होंगे, ये सब लोग तय करने लगे शिक्षा के विषय में, जो कि सरकारी अफसर थे और मुख्यतः यूरो इंडियन किस्म का लॉ एंड ऑर्डर उनको आता था, और तो कुछ आता नहीं था। तो ज्ञान को दयनीय या हास्यास्पद बात बना दिया गया, यानी लॉ एंड ऑर्डर के विशेषज्ञ अफसर और नेताओं का चाटुकार या प्रिय कोई व्यक्ति जिसने कोई डिग्री ले ली है या सरकार ने तय की है, वही विज्ञानी है। तो ये ज्ञान का उत्पादन विश्वविद्यालयों में जो होता रहा है, उसका आधार ये रहा। क्यों? इसका कारण क्या है? क्योंकि जो राज्य का ढांचा आपने अपनाया वो सोशलिस्ट ढांचा था। तो सोशलिस्ट ढांचे में कभी भी ज्ञान का सृजन नहीं होता, ज्ञान का प्रस्फुरन नहीं होता, ज्ञान का विकसन नहीं होता, ज्ञान का विकास नहीं होता। उसमें ज्ञान के नाम पे प्रोपेगेंडा की रचना होती है, प्रोपेगेंडा का विकास होता है, प्रोपेगेंडा का क्रिएशन होता है और प्रोपेगेंडा का प्रसार होता है ना, उसी का विस्तार होता है, प्रसारण होता है। अब सवाल यह है कि ढांचा वही है, शिक्षा का जो ढांचा है भारत में वो तो ज्यों का त्यों है। तो क्या इसमें से भारतीय ज्ञान परंपरा की प्रतिष्ठा हो जाएगी? कैसे होगी? क्योंकि अगर ढांचा ये है कि नेताजी, शासक नेता जिसे पसंद करें या अपने प्रिय अफसर को जिसे इशारा कर दें उसकी नियुक्ति होनी है, और कोई ज्ञान की कसौटी नहीं है, ज्ञान की कोई कसौटी है ही नहीं, क्योंकि इतने वर्षों में विकसित ही नहीं की गई है। क्योंकि ज्ञान की कसौटी तो या तो जो उस विषय के परंपरागत ज्ञानी मान्य होंगे वो बताएंगे, या समाज में अन्य प्रबुद्ध लोग होंगे वो बताएंगे। मुख्यतः तो जो परंपरागत उस विषय के ज्ञानी हैं वही बताएंगे ना। जैसे भारतीय दर्शन के विषय में कौन प्रमाण होगा? तो जो भारतीय दर्शन के अलग अलग आचार्य हैं हमारे, अद्वैत आचार्य, विशिष्टाद्वैत आचार्य, द्वैत आचार्य, त्रैत आचार्य, है ना, अद्वैत वेदांत के आचार्य, शंकर पीठ के आचार्य, रामानुज पीठ के आचार्य, जो भी अलग अलग जो संप्रदाय हैं उनके आचार्य, दिग्गज आचार्य जो ज्ञान के लिए प्रसिद्ध हो, वही बताएंगे ना कि ज्ञान क्या है उस विषय में। अंग्रेजी पढ़ा लिखा और केवल अंग्रेजी पढ़ा लिखा व्यक्ति जिसने अंग्रेजों की या यूरोपीय लोगों की पुस्तकें पढ़ी हैं, वो कैसे बता सकता है भारतीय ज्ञान क्या है? इसी प्रकार भारतीय राजनीति शास्त्र कौन बताएगा? तो जो मानव धर्मशास्त्र, याज्ञवल्क्य धर्मशास्त्र, नारद अंगिरा बृहस्पति का धर्मशास्त्र, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, शुक्र नीति, बृहस्पति नीति आदि के ज्ञाता हो, वही तो बताएंगे। ये थोड़ी कि उन पर अंग्रेजों ने कुछ लिख दिया है, आप उसके जानकार हैं तो आप कैसे भारतीय राजनीति बताएंगे? अगर आपको रामायण का पूरा ज्ञान नहीं है, महाभारत का ज्ञान नहीं है, शुक्र नीति का ज्ञान नहीं है, चाणक्य नीति और कौटिल्य के अर्थशास्त्र का ज्ञान नहीं है, मनुस्मृति के आप विशेषज्ञ नहीं है, तो आप राजनीति कैसे पढ़ा सकते हैं? भारतीय राजनीति, भारतीय धर्मशास्त्रों का ज्ञान नहीं है तो आप भारतीय समाज व्यवस्था के बारे में कुछ भी कैसे पढ़ा सकते हैं? तो अब क्या हो रहा है कि इंडियन नॉलेज सिस्टम की बात तो हुई है, ये बहुत ही शुभ लक्षण है, लेकिन ढांचा सोशलिस्ट है। तो सोशलिस्ट ढांचे में तो कभी ज्ञान का सृजन या उत्पादन होता ही नहीं है। ज्ञान का सृजन, ज्ञान का अवगाहन, ज्ञान का मनन, ज्ञान गंगा में डुबकी लगाना और उसमें से कोई ज्ञान के मोती चुनना, प्राप्त करना, ज्ञान का प्रसारण, ज्ञान का बोध, ज्ञान की प्राप्ति, ये सब तो सोशलिस्ट ढांचे में असंभव है, क्योंकि सोशलिस्ट ढांचा तो प्रोपेगेंडा के लिए बना है। नतीजा क्या होगा कि केवल प्रोपेगेंडा के लेवल पे अब सोशलिज्म की बात नहीं होगी। जैसे अभी तक सारी पार्टियां समाजवादी थी, कांग्रेस भी समाजवादी, तो लोहिया जी भी समाजवादी, तो जेपी भी समाजवादी, तो भाजपा जब बनी अटल जी के नेतृत्व में तो वो गांधीवादी समाजवादी हो गई, सब समाजवादी हैं, या कोई अन्यवादी हो गए, राष्ट्रवादी हो गए।
ये भी तो सब यूरोपीय विचार हैं। धर्म अधर्म, पुण्य पाप, सनातन धर्म, मानव धर्म, इन सब की तो कोई बात राजनीति में होती नहीं, राजनीति से बहिष्कृत है। तो ये जो ढांचा है सोशलिस्ट ढांचा, इसमें अब क्या होगा, वही प्रोफेसर जो कल तक समाजवादी थे या कुछ भी थे, मार्क्सवादी थे, राष्ट्रवादी थे, यूरोपीय विचार के किसी के विशेषज्ञ थे दर्शन में, राजनीति में, समाजशास्त्र में, वो अब भारतीयता या हिंदुत्व की बात करने लगेंगे। तो जो शासक दल है इस समय भारतीय जनता पार्टी या उसका आधारभूत संगठन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसके कार्यकर्ता कौन हैं, उनको कहा जाएगा कि अब तुम भारतीय ज्ञान की बात करो। तो पहले क्या था, सोशलिस्ट एक्टिविस्ट जो थे, सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट एक्टिविस्ट, वो ह्यूमैनिटीज के ज्ञान के अधिकारी विद्वान बन गए थे, क्योंकि सोशलिस्ट ढांचा ऐसे ही है, प्रोपेगेंडा के लिए हो। अब क्या होगा, जो संघ या भाजपा इसके जो वर्कर हैं, एक्टिविस्ट हैं, वो इंडियन नॉलेज सिस्टम के एक्सपर्ट हो जाएंगे, क्योंकि सोशलिस्ट ढांचे से ज्ञान का, जो ज्ञान की संस्थाएं ही नहीं है, जो संस्थाएं किसी आंदोलन के लिए बनी है, किसी कार्य के लिए बनी है, समाज संगठन, समाज सुधार या जो भी उनका शब्द हो, है ना, समाज को हम सुधारेंगे, तो उस सुधार के नाम पर कोई एक्टिविटी चलाएंगे, ये करो ये नहीं करो, जाति को मानो जाति को नहीं मानो, अंतर जाति विवाह करो, ऐसे करो, ये छूट है, ये सब जो एक एक्टिविज्म है, पॉलिटिकल सोशल एक्टिविज्म, वो करने के लिए जो संस्थाएं बनी हैं, वही जो है वो इंडियन नॉलेज सिस्टम की एक्सपर्ट हो जाएंगे। यानी अब कोई आरएसएस का कार्यकर्ता है, इसलिए वो इंडियन नॉलेज सिस्टम का भी ज्ञाता है। लेकिन ज्ञान, ज्ञाता और ज्ञेय, इसके विषय में तो भारत में विशाल चिंतन हुआ है ना। तो ज्ञेय क्या है, ज्ञेय तो परम सत्ता है ना। तो परम सत्ता के विषय में कभी चिंतन किया है, परम सत्ता का स्वरूप क्या है, परम सत्ता का तत्व क्या है, परम सत्ता कण कण में व्यापक है, तो उसके लिए क्या क्या शास्त्र कहते हैं, उसके लक्ष्य क्या है, परिणाम क्या है, गुण क्या है, पहचान क्या है, कैसे जानेंगे परम सत्ता को और व्यक्ति को, और उसके आधार पर जो समाज रचना हुई है, कुल है, संप्रदाय हैं, श्रेणियां हैं, संघ हैं, उनको कितने अधिकार होना चाहिए, क्यों, उन सबके पीछे एक विचार है ना पूरा प्रज्ञा का, उसे तो नहीं जानेंगे। भारतीय ज्ञान परंपरा तो किसी भी रूप में ऐसे किसी राज्य की कल्पना कर ही नहीं सकती जो सर्वाधिकारी हो, जो अपने मन से नियम बनाए कि ऐसे करो ऐसे नहीं करो, ये पढ़ो ये नहीं करो, ऐसे तो नहीं कहा, क्योंकि ये तो यूरो क्रिश्चियन चिंतन का परिणाम है ना। जहां मूल मान्यता क्या है, मूल मान्यता यह है कि गॉड है, गॉड सातवें आसमान में बैठा है, वहीं से सबको कंट्रोल कर रहा है, उसकी लाइट सब जगह है। या इस्लाम ने कह दिया कि अल्लाह ताला सातवें आसमान पर है, क्रिश्चियनिटी से ही प्रेरित होकर, और वो सब सारी कायनात जो है वो सब जगह उसका नूर फैला हुआ है, लेकिन वो स्वयं संसार में नहीं है, संसार से बाहर है। और फिर एक एक एडम बनाया, एडम की पत्नी से ही बनाया आदि, वो तो आप कई बार सुन चुके होंगे क्लिडिया जी के द्वारा, लेकिन मुख्य बात यह है कि एक एडम है, उसी एडम की सब संतान है, और वो एडम इतना शक्तिशाली है कि सब में उसी के डीएनए है, उसी का जीवाणु है, ये सब जो चला है ना। तो इसीलिए चूंकि उसने गॉड की अवज्ञा कर दी थी, वर्जित फल खा लिया था, उसने दोष, वो दोषी है, इसलिए हर मनुष्य जन्म से दोषी है, हर मनुष्य जन्म से पापी है, क्योंकि उसमें उसका अंश है, किसका, एक तो एकमात्र मनुष्य, ये विचार चल रहा है, उसके आधार पे किस ऐसे हुई, एक मुख्य है, सब उसी का अंश है, इसीलिए एक के द्वारा ही सबको कंट्रोल होना चाहिए। तो ये तो भारतीय दृष्टि ही नहीं है। भारतीय दृष्टि तो सभी शास्त्र क्या कहते हैं कि सप्तर्षि और ऋषियों की सृष्टि की भगवान ने, फिर इसके साथ बहुत सारे ऋषि और ऋषिकाएं भी हुए, बहुत सारे एक साथ प्रजाएं हुई ना। और ये सृष्टि के अवलोकन से भी प्रमाणित है, कोई एक एक पेड़ थोड़ी होता है कि एक आम था उससे सारे संसार के आम हुए, एक पीपल था उसी से सारे संसार के पीपल हुए, ये सब तो यूरोपियन क्रिश्चियन थॉट है।
एक जगह कोई मूल, वो मूल कि आर्य कहाँ से आए, ये सब फालतू की खोजें। जो जहाँ रह रहा है वहां का नहीं है, कोई और मूल कहीं है, जो कि एक विकृत विचार है और अस्वाभाविक विचार है, जो कि प्रकृति में भी नहीं दिखता। प्रकृति में तो ये दिखता ही नहीं है कि एक से ही सब होते हैं। उस अर्थ में परम सत्ता का कहा है कि परम सत्ता चूंकि सर्वव्यापी है, सब में है, तो वो एक एको हम बहुश्याम, वो ठीक है। लेकिन एक आम से ही सारे संसार के आम हैं, एक चावल के, एक धान के बीज से ही सारे संसार की धाने हैं। धाने हजारों प्रकार की धाने प्रारंभ से हैं, लाखों प्रकार की। अपने यहाँ तो कई लाख किस्म की धानें थी, जो यहाँ के तथाकथित एक कृषि वैज्ञानिक ने यूनेस्को को और बाकी दूसरे अमेरिका आदि को भेज दी। भारत में अब कुछ हजार किस्म की धानें बची हैं। यहाँ तो ये भी पाप होता रहा विज्ञान के नाम पे। खैर, तो धान भी लाखों प्रकार की हैं, गेहूं के बीज भी लाखों प्रकार के हैं, आम भी हजारों प्रकार के हैं, पीपल भी हजारों प्रकार के हैं, गायें भी हजारों प्रकार की हैं। प्रारंभ से, ये नहीं कोई एक गाय थी, सब गाय उसी की हैं। मनुष्य भी हजारों प्रकार के प्रारंभ से, सृष्टि के प्रारंभ से हजारों प्रकार के। कोई एक प्रकार के मनुष्य से सब मनुष्य हुए हैं, या उसी की नकल में फिर यहाँ कह दिया कि सब मनु की संतान है, तो ऐसा तो कहीं नहीं कहा है कि मनुष्य हैं। वो मन्नात मनुष्य के अर्थ में है, मनु, सूर्य को भी मनु कहा गया है, लेकिन सब एक मनु की संतान है, ये तो हमारा शास्त्र नहीं कहता। एक साथ बहवी प्रजा, बहुत सी प्रजाएं एक साथ हैं। सृष्टि के आरंभ से ही बहुत सी प्रजाएं हैं, बहुत प्रकार के लोग हैं, जैसे बहुत प्रकार के वृक्ष हैं, बहुत प्रकार के वनस्पति हैं, बहुत प्रकार के सिंह हैं, बहुत प्रकार की गायें हैं, बहुत प्रकार के धान हैं, बहुत प्रकार के गेहूं हैं, बहुत प्रकार के पीपल हैं, बरगद हैं, आम हैं, बेर है, सब प्रकार प्रकार के हैं, कोई एक प्रकार नहीं। वैविध्य ही सत्य है सृष्टि का, वैविध्य सृष्टि का सत्य है। मनुष्य भी प्रकार प्रकार के प्रारंभ से हैं। तो इसके स्थान पर कोई एक एडम हुआ है, उसी की नकल मार दी, एक मनुष्य ही सब मनुष्य हैं, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा है। वैविध्य ही सृष्टि का सत्य है, एक बात। दूसरी बात यह है कि किसी भी विषय का ज्ञान का अधिकारी कौन है? जो उसमें साधना करे और उसका वैसा जीवन होना चाहिए। तो ज्ञान का स्रोत कौन है? ज्ञान का स्रोत ज्ञानी है और जो शास्त्र है। तो हमारे यहाँ ज्ञानी सदा कौन होते थे? जितने भी बड़े ज्ञानी हुए हैं बहुत समय से, तो इसीलिए जो बड़े बड़े ज्ञानी भी हुए हैं, तो उन्होंने कोई अपना नया नहीं लिखा कि जैसे शंकराचार्य तो ईसाइयत और इस्लाम के पहले से हुए हैं ना, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि शंकराचार्य की ये गीता है, अलग से विवेक चूड़ामणि या आत्मनात्म विवेक वो समझाने के लिए लिखा। लेकिन सबसे पहले वेदों की, उपनिषद की, ब्रह्मसूत्र उपनिषद और गीता पर टीका लिखना सबके लिए, प्रस्थान त्रयी जिसे कहा गया, आचार्यों का काम था प्रस्थान त्रयी यानी टीका, अर्थात जो मूल ज्ञान है वो प्रवाहित रखने के लिए टीका रखनी है। तो जो नए, जो इंडियन नॉलेज सिस्टम के नाम से जो लोग आएंगे, क्या उन्होंने कोई गीता की और उपनिषद की और ब्रह्मसूत्र की टीका की है? अगर नहीं की है तो वो भारतीय ज्ञान परंपरा के उत्तराधिकारी कैसे हुए? और वो टीका किसके द्वारा मान्य हो? वो भी अगर यूरो क्रिश्चियन यूनिवर्सिटीज के द्वारा, भारत में जो यूरो इंडियन यूनिवर्सिटीज हैं इनके द्वारा मान्य हुई, तो उसकी कीमत 2 कौड़ी है। भारत के जो परंपरागत मठ हैं, संप्रदाय हैं, उनके द्वारा मान्य होनी चाहिए ना। तो ये कहने का प्रयोजन ये बताना है कि जो ज्ञान परंपरा है वो ज्ञान के केंद्रों से होती है और ज्ञान के आप्त पुरुषों से होती है, ज्ञान के स्रोतों से होती है। तो भारत में भारतीय ज्ञान परंपरा के स्रोत क्या है? एक तो संस्कृत अनिवार्य रहेगी, जो संस्कृत का विद्वान नहीं है वो भारतीय ज्ञान परंपरा का व्याख्याता कैसे हो जाएगा? वो उसका कुछ टीकाकार हो सकता है, वो भी संस्कृत के ज्ञान के बिना नहीं हो सकता। दूसरी बात क्या है कि वो ज्ञान के केंद्र कौन से हैं? तो ये इंडियन नॉलेज सिस्टम अचानक, ये जो सोशलिस्ट ढांचा है, जो राज्य के द्वारा कंट्रोल ढांचा है, उसमें जो इंडियन नॉलेज सिस्टम पढ़ाया जाएगा वो इंडियन नॉलेज सिस्टम यूरो इंडियन नॉलेज होगा, है ना? क्योंकि वो प्रोपेगेंडा लिटरेचर होगा। वो तो किसी अपने आप को हिंदुत्व या भारतीयता की पार्टी या संगठन कहने वाले लोगों के, एक्टिविस्ट या कार्यकर्ताओं के द्वारा तय किया गया होगा। वो भारतीय ज्ञान परंपरा का अंग नहीं होगा। भारतीय ज्ञान परंपरा है ना,
तो परंपरा वो है जो आचार्यों से चली आई है। तो भारतीय ज्ञान परंपरा के आचार्य या तो हैं, अगर नहीं है तो पहले वैसे विद्या केंद्र बनने चाहिए, हिंदू विद्या केंद्र जिसकी मैं वर्षों से बात कर रहा हूँ। तो आधुनिक राजनीति शास्त्र, समाज शास्त्र, मानविकी विद्याओं, सभी का दर्शन शास्त्र भी, इनके पहले तो केंद्र होने चाहिए ना, जहाँ शुद्ध संस्कृत में अध्ययन अध्यापन हो, अथवा भारतीय भाषाओं में हो पर संस्कृत के शास्त्रों की परंपरा में हो। तो ज्ञान के विषय में प्रमाण कौन है? हमारे यहाँ तो आप्त पुरुष प्रमाण कहे जाते थे। तो आप्त पुरुष की पहचान होती है कि वो निस्संग होगा, वो स्थित प्रज्ञ होगा, उसमें किसी भी प्रकार का राग द्वेष नहीं होगा, वो उसका जीवन प्रमाण होगा। सामान्यतः वो श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन जिएगा या सन्यासी का जीवन जिएगा। आप गुणकर्म विभाग से ही मानिए, लेकिन उसका जीवन तो लौकिक लालसाओं से भरा हुआ नहीं हो सकता, वस्तु संग्रह या वस्तुरति वाला नहीं होता, वस्तुओं में रति रखने वाला नहीं हो सकता, वस्तुओं और उपकरणों में रति रखने वाला नहीं हो सकता, अधिक वस्तु संग्रही नहीं हो सकता, अधिक वस्तु लोभी नहीं हो सकता, अधिक वस्तुओं में रति रखने वाला नहीं हो सकता। वो तो आत्मरति रखने वाला होगा, ज्ञान रति रखने वाला होगा, उसका जीवन दिखेगा, उसकी रति ज्ञान में है, उसकी रति आत्मज्ञान में है, उसकी रति भगवान में है, प्रभु में है। तो वो तो भारतीय ज्ञान परंपरा का केंद्र हो सकता है, स्रोत हो सकता है। किसी सोशलिस्ट ढांचे वाली यूनिवर्सिटी से कैसे कोई भारतीय ज्ञान का ज्ञाता निकल सकता है? असंभव है। और चूंकि आप कोई पार्टी बना लें, कोई संगठन बना लें कि हम भारतीय ज्ञान प्रसारक संगठन है, या हम कोई संघ है, कोई भाजपा है, कोई भी संगठन है, तो उसके हम एक्टिविस्ट हैं, इसलिए चूंकि हम कम्युनिस्टों के विरोधी हैं, सोशलिस्टों के विरोधी हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं, इसलिए हम ही बताएंगे कि हिंदू ज्ञान परंपरा क्या है। तो ये तो विपर्यास हो जाएगा, हास्यास्पद हो जाएगा, विडंबना हो जाएगी। तो बिना भारतीय परंपरा वाले ज्ञान केंद्रों को बनाए भारतीय ज्ञान परंपरा, भारतीय ज्ञान पद्धति का विकास नहीं हो सकता। पहले तो ज्ञान के केंद्र आवश्यक हैं। ये जो सोशलिस्ट ढांचे की यूनिवर्सिटी हैं, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय हो, चाहे दिल्ली विश्वविद्यालय, चाहे कोलकाता मुंबई का विश्वविद्यालय, तिरुवनंतपुरम या चेन्नई का विश्वविद्यालय, कोई भी मॉडर्न यूनिवर्सिटी हो, वहां से भारतीय ज्ञान व्यवस्था, भारतीय ज्ञान पद्धति और भारतीय ज्ञान परंपरा के विषय में चिंतन हो ही नहीं सकता। स्वभावतः है, तर्कतः है, असंभव है, क्योंकि वो जो भी होंगे वो यूरो इंडियन चीज होगी, है ना। उसमें जो लोग हैं उनकी श्रद्धा, उनकी अधिकार, आप सेंस ऑफ अथॉरिटी, प्रमाण भावना यूरोप है। यूरोप का कोई विद्वान है, यूरोप का कोई ज्ञानी है, यूरोप की कोई पुस्तक है, यूरोप में रचा गया कोई ज्ञान है, भारत के बारे में होगा, वो बताएगा कि संख्या फिलॉसफी क्या है और अद्वैता फिलॉसफी क्या है और योगा फिलॉसफी क्या है, कुछ भी बता देगा। न्याया फिलॉसफी क्या है, तर्का फिलॉसफी क्या है ना। वो कैसे इस विषय में अधिकारी हो गया? तो ज्ञान केंद्र से ही ज्ञान का उन्मेष होगा, ज्ञान केंद्र से ही ज्ञान का प्रवाह चलेगा, ज्ञान की परंपरा प्रवाहित होगी, ज्ञान का सृजन होगा। आप कह लीजिए सृजन तो कुछ नया होना नहीं है, केवल टीका ही होनी है। जो आधारभूत ज्ञान है, जो ब्रह्मसूत्र में है, जो उपनिषदों में है, जो गीता में है, उसके आधार पर ही आप थोड़ा समकालीन कुछ बातें जान लेंगे, क्योंकि वो बहुत गहरा चिंतन है। उसमें मनुष्य के, व्यक्ति के विषय में, कुल के विषय में, परिवार के विषय में, वर्ण के विषय में, आश्रम के विषय में, श्रेणियों के विषय में, राज्य के विषय में, सभी विषयों में, न्याय के विषय में, धर्म के विषय में, गृहस्थ के विषय में, योद्धा के विषय में, शिल्पी के विषय में, गायक के विषय में, वादक के विषय में, नर्तक के विषय में, सभी विषयों में चिंतन हुआ है। गायन, वादन, नर्तन, 64 कलाएं हैं, चित्रकला और तरह तरह की कलाएं, उनके विषय में भी सब चिंतन हुआ है। तो जो हमारे परंपरागत शास्त्र हैं, उनके आधार पर ही तो कोई भारतीय ज्ञान पद्धति का विकास होगा, और वो होगा भारतीय ज्ञान के केंद्रों से। ज्ञान के यूरो सोशलिस्ट केंद्र, यूरोपियन केंद्र, यूरो इंडियन केंद्र, वहां से भारतीय ज्ञान पद्धति कैसे विकसित हो सकती है? नहीं हो सकती। और अपने आप को कोई हिंदू पार्टी, हिंदू कार्यकर्ता, हिंदू वर्कर, हिंदू एक्टिविस्ट कह देने पर फिर उसके जो भी विचार हैं, वो थोड़ा इधर उधर से संस्कृत भी पढ़ लेता है, अंग्रेजी भी पढ़ लेता है, यूरोपीय विद्वान को भी अंग्रेजी में
या हिंदी में या संस्कृत में कोट कर देता है। इससे इंडियन नॉलेज सिस्टम आपने कह दिया उसको, वो कैसे आ जाएगा? भारतीय ज्ञान परंपरा इस तरह से कैसे आएगी? तो भारतीय ज्ञान केंद्रों की स्थापना के बिना, भारतीय ज्ञान केंद्रों की, और वो शासन के द्वारा नियंत्रित नहीं हो सकती, वो समाज में हो, शासन उसके लिए अनुकूल परिवेश बना सकता है। अगर वर्तमान ढांचे को ही लें तो भाई किसी पतंजलि योग पीठ में या किसी और योग पीठ जो गुरुकुल हैं, उनमें भारतीय ज्ञान परंपरा पर सबसे पहले अंतरराष्ट्रीय या राष्ट्रीय विचार होना चाहिए ना। भारतीय ज्ञान परंपरा पर अगर स्वतंत्र चिंतन कहीं होना है तो वो पतंजलि योगपीठ में या और भी जो इस तरह के विद्या के केंद्र हों, परंपरागत आर्य समाज या सनातन धर्म सभा के द्वारा स्थापित गुरुकुल भी हो सकते हैं, बशर्ते वहां ज्ञान से संपन्न प्रतिभाशाली लोग हों। ऐसा नहीं हो कि एक शाखा के रूप में चीज चल रही है और वो अद्यतन नहीं है। अब वहां उसको उस स्तर के लोग हों, इसीलिए मैंने पतंजलि योगपीठ का नाम लिया, क्योंकि उसको मैं जानता हूँ, वहां है संभावना। तो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में कैसे भारतीय ज्ञान परंपरा, इंडियन नॉलेज सिस्टम पर क्या विचार होगा? तो एक सोशलिस्ट ढांचे में बना यूनिवर्सिटी है, जहां ज्ञान की कसौटी है यूरो इंडियन इंफॉर्मेशन और प्रोपेगेंडा। तो ज्ञान केंद्र, भारतीय ज्ञान परंपरा, इंडियन नॉलेज सिस्टम भारतीय ज्ञान केंद्रों में ही तो विकसित होगा। या आप कोई भारतीय ज्ञान परंपरा को कोई शर्त मानते हैं क्या कि वो यूरो इंडियन ज्ञान परंपरा के चूहों के द्वारा जो तरह तरह के बिल बना दिए गए हैं, या दीमकों के द्वारा या चींटियों के द्वारा वहां घुस जाएगा, वो सर्प पर वहीं रहेगा? कहते हैं ना, चूहे के बनाए बिलों में सर्प घुस जाता है और वहीं रहता है। तो भारतीय ज्ञान परंपरा सर्प है क्या, जो यूरोपीय ज्ञान परंपरा के चूहों के द्वारा बनाए गए बिलों में घुस जाएगी और वहीं निवास करेगी? ऐसे तो नहीं होगा। भारतीय ज्ञान परंपरा के अपने केंद्र होंगे, जो भारतीय ढंग के होंगे, जो मोटे तौर पे थोड़ा सरल ढंग से ही और थोड़ा यूरोपीय अनुकरण में भी कुछ वहां चीजें हैं, लेकिन फिर भी जो गुरुकुल चलते हैं, फिर भी वहां बड़ी सीमा तक भारतीयता है, सुरक्षित है। तो भारतीय ज्ञान परंपरा पर चिंतन होगा तो उन्हीं गुरुकुलों को और अधिक समृद्ध और अधिक पुष्ट और अधिक उदात्त और अधिक व्यापक और अधिक महत्व देकर और अधिक मान्यता देकर वहां से होगा। सोशलिस्ट ढांचे में जो यूनिवर्सिटीज बनी हैं, उनमें कैसे इंडियन नॉलेज सिस्टम पर कुछ भी उत्पादन हो सकता है? असंभव है। अभी सार रूप में आज इतना ही, इस पर आगे और बात करेंगे। लेकिन ज्ञान के केंद्र ही अगर अपने नहीं हैं तो ज्ञानी कैसे अपने होंगे? फिर तो वो वैसे ही ज्ञानी होंगे जैसे भारतीय दार्शनिक परिषद में तरह तरह के दर्शन शास्त्र के अध्यक्ष रहे हैं, और वो क्या कहते रहे हैं? दया कृष्ण का एक उदाहरण ले लें, पहले तो देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय का दें। वो तो पक्के नास्तिक थे, उन्होंने तो कह दिया कि बस एक ही दर्शन भारत का सच्चा दर्शन है, आधारभूत वो है चारवाक। चारवाक दर्शन मूल है और बाकी सब उसको नष्ट करके ये विकसित हुए हैं। तो आप, वही इंडियन नॉलेज सिस्टम है क्या जो डीपी चट्टोपाध्याय ने बताया लोकायत को, है ना? और दूसरी बात यह है कि दया कृष्ण थे दूसरे, तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि समाज जो है वो भारत में कभी समाज चिंतन हुआ ही नहीं है और भारत में कोई सामाजिकता थी ही नहीं, है? और व्यक्ति को समाज के प्रति उत्तरदायी मानने का विचार भारत में मिलता ही नहीं है। केवल मार्क्सवाद आदि यूरोपीय समाज चिंतन में ही समाज के प्रति व्यक्ति के कर्तव्यों की बात मिलती है। इस तरह का कहा गया है। यह कह दिया गया कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति जो है वो आत्म केंद्रक है, समाज केंद्रक नहीं है। और इसलिए इसमें अन्य के प्रति चिंता नहीं है, बस अपनी अपनी चिंता व्यक्ति करता है, समाज की चिंता नहीं करता। अब इन सब से यहाँ देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण आदि सबकी इतनी विशाल परंपरा रही है, चिंतन भी रहा है, धर्मशास्त्रों में इन पर विस्तार से लिखा है। और वो कह रहे हैं कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति जो है वो आत्म केंद्रक है, समाज केंद्रक है ही नहीं, अन्यों के प्रति संवेदनशीलता उसमें नहीं है।
और वो कहते हैं कि जो बोधिसत्ववादी की अवधारणाएं हैं वो तो अपवाद हैं, वैसे जो भारतीय मनुष्य हैं वो आत्म केंद्रित रहता है, जबकि हमारे सभी पुराण काव्य और सामान्य जनजीवन भी अवतार के प्रति, बोधिसत्व के प्रति, इन सब के प्रति, इनके प्रति श्रद्धा और इनकी मान्यता और इनके मान्यता की परंपरा से ही परिचालित रहते हैं। लेकिन ये इस तरह के दार्शनिक, तो ये ऐसी संस्थाओं में जहां ऐसे ऐसे लोग फिलोसफर कहलाए, इंडियन काउंसिल ऑफ फिलोसॉफिकल रिसर्च के अध्यक्ष बनाए गए, और जो कहते हैं कि भारतीय संस्कृति नैतिक नहीं है, अति नैतिक है, इस तरह की विचित्र विचित्र बातें कही गई हैं, लगातार कही जाती रही हैं। 78 वर्षों में भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद, भारतीय समाज विज्ञान अनुसंधान परिषद, भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद में भारत के विरुद्ध, भारतीय ज्ञान के विरुद्ध, भारतीय ज्ञान परंपरा के विरुद्ध, भारतीय सत्य के विरुद्ध, भारतीय इतिहास के विरुद्ध, भारतीय शास्त्र परंपरा के विरुद्ध लगातार कार्य हुआ है। अब वहीं इतने वर्षों तक ये सब काम करने वाले प्रोफेसर और विद्वान अब इंडियन नॉलेज सिस्टम के एक्सपर्ट बन जाएंगे, या कोई आरएसएस और बीजेपी का एक्टिविस्ट जो है वो इंडियन नॉलेज सिस्टम का एक्सपर्ट हो जाएगा। यानी जो भारतीय ज्ञान परंपरा के वाहक हमारे आचार्य हैं, जो आज भी हैं, चाहे वो स्वामी निश्चलानंद सरस्वती हों, चाहे स्वामी रामदेव जी महाराज हों, देश भर में स्वामी गोविंद देव जी महाराज हों, आचार्यों की भरी पूरी श्रृंखला है पूरे देश में। अभी भी 1000 से अधिक श्रेष्ठ आचार्य हैं जो परंपरागत ज्ञान के शिखर हैं। उनके प्रमाणीकरण के बिना, उनके प्रमाणन के बिना, उनके द्वारा प्रमाणित हुए बिना कोई भारतीय ज्ञान पद्धति कैसे कैसे मानी जा सकती है। एक एक्टिविस्ट किस्म के संगठन जो बने हैं कि हमको समाज को सुधारना है, समाज को संगठित करना है, हिंदू समाज की बुराइयों को दूर करना है, उस विषय में बिना सोचे बस एक उत्साह में रहने वाले तरह तरह के जो एक्टिविस्टों के समूह हैं, वो कैसे भारतीय ज्ञान परंपरा को, भारतीय ज्ञान पद्धति को जानेंगे। कुछ पत्रकार और कुछ एक्टिविस्ट अब ये बताएंगे कि इंडियन नॉलेज सिस्टम क्या है। क्यों? क्योंकि वो सोशलिस्ट या कम्युनिस्ट पार्टी के ना हो के आरएसएस और बीजेपी के हैं, बस इतना ही विशेषता है। लेकिन उनका तत्व तो वही है ना, अपने संगठन के मुख्य व्यक्ति के वचनों का अनुसरण करना और सब प्रकार से उसी की पुष्टि करना। वो पुष्ट है नहीं है, दीनदयाल जी उपाध्याय ने एकात्म मानव दर्शन में जो कह दिया हो, अब उसमें लगेंगे कि चिति चिति किसी शास्त्र में है क्या भारत के? चिति दर्शन में तो है, राष्ट्रों की कोई चिति होती है ऐसा कोई शब्द, कोई भी शब्द भारत के किसी भी शास्त्र में नहीं है। अब ये भारतीय ज्ञान परंपरा के नाम से पढ़ाया जाएगा क्या? राष्ट्रवाद भारत के किसी भी शास्त्र में नहीं है, कि यूरोपियन नेशनलिज्म का हिंदी अनुवाद है। अब आप कहोगे कि भारतीय ज्ञान परंपरा जो है वो राष्ट्रवाद की पोषक है, तो ये भारतीय ज्ञान परंपरा है या यूरोपीय ज्ञान परंपरा या यूरो इंडियन ज्ञान परंपरा है? या दया कृष्ण अथवा जैसा मैंने बताया डीपी चट्टोपाध्याय, इनके जैसे जो लोग हुए हैं, वो अब थोड़ा सा उसी वाक कौशल से, उसी वाकजाल के साथ हिंदुत्व की बात करने लगेंगे या इंडियन नॉलेज सिस्टम की बात करने लगेंगे। भाई ज्ञान के केंद्र से ही ज्ञाता उत्पन्न होते हैं, तो अगर वो भारतीय परंपरा के ज्ञान केंद्र हैं तो उनसे ही भारतीय ज्ञान के ज्ञाता उत्पन्न हो सकते हैं। गुरुकुलों में तो अभी भी संभावना है, हालांकि गुरुकुलों में बहुत घालमेल भी हुआ है। सरकार से मान्यता पाने के लिए गुरुकुलों ने बहुत कुछ अपने आप को यूरो ईसाई परंपरा में दीक्षित और मतांतरित किया है, परिवर्तित किया है। सर्वत्र नाम गुरुकुल का लेते हैं, लेकिन मजबूरी है, सरकार नहीं तो मान्यता ही नहीं देगी, तो आधा तो पूरा ईसाइयों वाला या यूरोपीय ढांचा अपना लिया गया है। पहले तो उनको विकसित करो, लेकिन जो भी होगा वो उन्हीं केंद्रों में होगा, उन्हीं केंद्रों की जो बड़े बड़े हमारे आचार्य हैं, जीवन भर जिन्होंने ज्ञान की साधना की है, द्वैत के, द्वैत की, त्रैत की, जो भी ज्ञान की साधना है, समाज के विषय में, कुल के विषय में, न्याय के विषय में, दान के विषय में, प्रायश्चित के विषय में, तप के विषय में, सभी विषयों में
जो परंपरा है उसके पीछे एक ज्ञान का आधार है। वर्णाश्रम धर्म के विषय में किसको क्या करना चाहिए, क्या मर्यादा, उसका समान रूप क्या हो, क्योंकि यथावत रूप तो अब कहीं अस्तित्व में नहीं है। तो उन सब पर चिंतन करना होगा। उसके लिए परंपरागत आचार्यों का आश्रय लेना आवश्यक होगा और परंपरागत ज्ञान केंद्रों का जो भी रूप अभी बचा है गुरुकुलों के रूप में, उसको थोड़ा और वैसा ही वैभवशाली बनाना होगा जैसे इन यूरो इंडियन यूनिवर्सिटीज को बना रखा है। सारा धन आपने यूरो इंडियन यूनिवर्सिटी को दे रखा है, यूरो इंडियन नॉलेज सिस्टम बना रखा है, उसी में आप इंडियन नॉलेज सिस्टम की भी बात कर देंगे। तो जो कल तक सोशलिज्म, कम्युनिज्म, यूटिलिटेरियनिज्म या कुछ भी पढ़ा रहा था, लॉजिकल पॉजिटिविज्म, कुछ भी, वो अब इंडियन नॉलेज सिस्टम पढ़ाने लगेगा। इसमें बहुत बड़ी भ्रांति की संभावना है, क्योंकि एक विशाल, जो हमारे यहाँ जितना विस्तार से ग्रंथ लिखे गए हैं, उसमें बीच में ऐसे बहुत से अंश आएंगे कि उनके टुकड़े यूरोपियन जो मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकिंग है या सोशियोलॉजी की थिंकिंग है उससे मिल जाएंगे, जैसा मैंने अपने अन्य भाषणों में अच्छे से बताया है। लेकिन वहां प्रयोजन भिन्न है। अगर वो प्रयोजन नहीं, वो प्रयोजन वो नहीं है, प्रयोजन अगर कण कण में व्याप्त परमात्मा के बोध की प्रतीति कराना, मनुष्यों के बीच जो वास्तविक आध्यात्मिक समता विद्यमान है उसका बोध कराना, हर व्यक्ति को, हर कुल को, हर परिवार को, हर संप्रदाय को, हर श्रेणी को अपने अपने ढंग से, अपने स्तर पर, अपनी मर्यादा में, अपने विषय में निर्णय लेने का अधिकार है। ये नहीं मानना, ये मानना कि फलाना विचार सोशलिज्म तय करेगा कि मनुष्य क्या करें, नेशनलिज्म तय करेगा, कुछ और कोई इज्म आएगा वो तय करेगा, कम्युनिज्म तय करेगा, एकात्म मानववाद, राष्ट्रवाद ये तय करेगा कि मनुष्यों को क्या करना चाहिए। तो ये तो भारतीय ज्ञान परंपरा से अपुष्ट रहेगा ना, भारतीय ज्ञान परंपरा का विरोधी रहेगा। भारतीय ज्ञान परंपरा तो जो व्यक्ति के विषय में, कुल के विषय में, संप्रदायों के विषय में, खाप के विषय में, गांव के विषय में, समाज के विषय में, वर्ण और आश्रम के विषय में और स्वयं मनुष्य के विषय में जो जो विचार रखती है, सबको पढ़ाना होगा ना, उससे भारतीय ज्ञान परंपरा विकसित होगी। तो इन सब विषयों पर सोचना चाहिए। ज्ञान के जो केंद्र हैं वो बिल्कुल भिन्न प्रकार के होंगे, वहां से ही भारतीय ज्ञान परंपरा पर चिंतन संभव होगा। ज्ञान के यूरो इंडियन सेंटर्स जो हैं, जो अभी के विश्वविद्यालय हैं, उनमें जो भारतीय ज्ञान परंपरा के नाम से बातें लाई जाएंगी वो या तो खिचड़ी होंगी, मिश्रित होंगी और या फिर बेकार होंगी। भारतीय ज्ञान परंपरा का कोई भी विचार, कोई भी पुरुषार्थ, कोई भी कार्य अगर होगा तो भारतीय ज्ञान के केंद्रों में होगा, भारतीय ज्ञान के परंपरागत केंद्रों में होगा। उन परंपरागत केंद्रों को अगर उपेक्षा के कारण कोई कमी आई है, कोई कमजोरी आई है, निर्बलता आई है, तो उसे दूर करना कर्तव्य है। लेकिन राज्य के अधिकारी और राज्य के बनाए संस्थान भारतीय ज्ञान परंपरा को नहीं जान सकते, क्योंकि भारतीय ज्ञान परंपरा के पोषण के लिए राज्य है, राज्य के राज्यकर्ताओं के विचारों के पोषण के लिए भारतीय ज्ञान परंपरा नहीं है। जबकि जो यूरो इंडियन नॉलेज सिस्टम है, वो जो रूलर्स हैं, जो पावरफुल लोग हैं, जो चाहे वो पॉलिटिकल आइडियालॉग हैं, चाहे राज्य के ऑफिस बेयरर्स हैं, उनके पोषण के लिए, उनके विचारों के प्रसार के लिए यूरो इंडियन या यूरो सिस्टम, शासकों के विचार का फैलाव हो उसके लिए यूनिवर्सिटीज। फलाने नेताजी जवाहरलाल जी समाजवाद को मानते हैं तो सब जगह समाजवाद फैल गया। अब कल को मोदी जी राष्ट्रवाद मानते हैं तो सब जगह राष्ट्रवाद 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 की पढ़ाई शुरू हो जाएगी। शासकों के विचारों का प्रसार करना, इसको नॉलेज सिस्टम नहीं कहते, ये प्रोपेगेंडा मटेरियल है। और भारत की अपने ज्ञान परंपरा का प्रसार करने के लिए भारतीय ज्ञान केंद्र आवश्यक है, ये सब जानना चाहिए। इसके विषय में स्पष्टता लाए बिना भारतीय ज्ञान परंपरा के नाम से एक कोई मामूली सी बात हो जाएगी, थोड़ा बहुत शास्त्रों की बात हो जाएगी अलग अलग, लेकिन मोटे तौर पे जो रूलर्स हैं, रूलिंग पार्टी है, रूलिंग पार्टी का आधारभूत समर्थक संगठन है, उसके विचारों के अनुसार सब होता जाएगा। तो ये सचमुच की भारतीय ज्ञान परंपरा की प्रतिष्ठा का कार्य नहीं। आज इतना ही, आगे फिर कभी।
धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।